नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय टीवी पर सबसे बड़ी खबर है बेरोजगारी नहीं, 45 पैसे में लहसुन बेच रहे हैं किसान वो भी नहीं, 2 रुपए में प्याज बेच रहे हैं वो भी नहीं। अभी पूरे देश को टीवी और अखबार समझा रहा है कि एक संगठन है मुसलमानों का PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो आतंकवादी संगठन है और जो भारत को गुलाम बनाना चाहता था, जो इस्लामिक राष्ट्र चाहता था और जिसका आतंकवाद से कनेक्शन है। ये आपको समझा रहा है टीवी और अखबार। हिंदू मुस्लिम का ये नया मॉडल है। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, 2024 में चुनाव है। चूंकि पिछड़ा वोट खिसक रहा है, नरेंद्र मोदी से पिछड़ा वोट खिसक रहा है, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, तमाम विपक्ष एकजुट है, राहुल गांधी की पदयात्रा है। तो हिंदू मुस्लिम का नया मेथड है। मैं 2 बात बता दूं आपको, मुझे नहीं पता PFI कैसा संगठन है, मैं उसकी गारंटी भी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत का जो कानून है वो किसी पर आरोप लगाने से वो दोषी नहीं हो जाता है। अगर आरोप लगाने से दोषी होता है तो मैं RSS पर 3 बार बैन लगा है, उसकी भी कहानी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मीडिया तमाम बहुजन नेताओं से, लालू यादव से, नीतीश कुमार से, अखिलेश यादव से एक ही सवाल क्यों पूछता है कि PFI पर बैन लगा है। सवर्ण पत्रकार ये सवाल क्यों पूछते हैं, तो मीडिया को एजेंडे पर लगा दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल, अब तक PFI की कई बार गिरफ्तारी हुई है, कई बार खातों की जांच हुई है, अब तक PFI का कोई आदमी दोषी नहीं साबित हुआ है। अभी 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो दोषी, उस पर कोई आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो आप नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी संगठन है। सरकार की जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं। अब सरकार के बारे में आप सब जानते हैं। अब आरोपों की बात करें तो RSS को 3 बार बैन किया गया। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, सरदार पटेल ने बैन किया, गृह मंत्री थे, फिर बैन हटा। उसके बाद दूसरी बार 1972 में इंदिरा गांधी ने किया, जब वो इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या वो सही था? RSS आतंकवादी संगठन था? नहीं था। कोर्ट में यह साबित नहीं हुआ और फिर बैन हट गया। मतलब उस समय भी जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उसने बैन लगाया था। 1948 में भी जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने बैन लगाया था। सोचिए, उसके बाद 1992 में इस पर आरोप लगा, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उसके बाद फिर से ये आरोप हटा लिए गए। 85 में राजीव गांधी की कई बार बैठक हुई। तो किसी संगठन पर आरोप लगने से वो संगठन आतंकवादी नहीं हो जाता है। अब सवाल है कि PFI का ये भूत अभी क्यों सामने आ गया है। उसकी बड़ी वजह हिंदू मुस्लिम का एक नया मॉडल है। सोचिए, बीजेपी से OBC हट रहा है, शेड्यूल कास्ट हट रहा है, गुजरात में चुनाव है। सोचिए गुजरात में किस तरह से केजरीवाल ने घुसपैठ कर रखा है। तो बीजेपी सत्ते में है, तो करना क्या है? अब इस काम में टीवी अखबार को लगा दिया गया है। सोचिए, टीवी अखबार लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरना था, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मीडिया एक ही सवाल पूछ रही है, PFI। मतलब उसकी कोशिश है कि अगर किसी नेता ने PFI के समर्थन में बोल दिया तो उसको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। तो धर्म की राजनीति में PFI मुसलमान एक चेहरा है। ये बात मुस्लिम संगठनों को भी समझना पड़ेगा। आप सोचिए, बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी कह रहे हैं कि PFI ठीक नहीं है, उसमें ओवैसी भी है कि हम उसकी आइडिया से सहमत नहीं है। मुस्लिम संगठनों पर बहुत दबाव है, वो कहे तो क्या कहें, उनको भी संघर्ष करना है, सरवाइव करना है। सोचिए, जो सरकार YouTube चैनल को नहीं बकस रही है, द लाइव टीवी को सस्पेंड कर दिया गया है, उसको कमिटी गाइडलाइंस आया है, नेशनल दस्तक कब तक चलेगा नहीं पता है। तो सोचिए, जो सरकार YouTube चैनल नहीं बर्दाश्त कर रही है, हम जैसे पत्रकारों को बर्दाश्त नहीं कर रही आलोचना, सवाल पूछा जा रहा है, वो संगठन बर्दाश्त करेगी? तो ऐसा नहीं है। सोचिए, वो तो गनीमत है कि आप RJD, JDU, JMM को और सपा बसपा को बैन नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी कर दें। तो ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज है, पॉलिटिकल खेल, और इसमें सबसे बड़ा दोषी मीडिया है। आप सोचिए कि टीवी अखबार को लगा दिया गया है काम पर, और गलती से अगर किसी, जैसे लालू यादव ने क्या कहा कि PFI बैन है तो RSS भी बैन हो। नीतीश जी से सवाल पूछा जा रहा था कि आपका क्या ख्याल है, तो मैं फिर कह रहा हूं PFI के बहाने ये
SC ST OBC को हिंदू बनाया जा रहा है, आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि PFI आतंकवादी संगठन है, जबकि ये सिर्फ आरोप लगा है। जैसे कोई मुझ पर केस कर दे कि मैंने चोरी की है तो ये आरोप है, कोर्ट से साबित हो जाएगा, लोअर कोर्ट से, तो मैं दोषी हूं। फिर भी मुझे मौका है हाई कोर्ट जाने का, फिर भी मुझे मौका है सुप्रीम कोर्ट जाने का। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप दोषी हैं, तो इस सिस्टम को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा, जुडिशरी सिस्टम को मानना पड़ेगा और हम दोषी साबित हो गए। लेकिन सोचिए, इस देश में संविधान को उससे भी ज्यादा ताकत है। बिल्किस बानो के केस में जो लोग रेप के आरोप दोषी थे, कोर्ट से सजा हो गई थी, उसको भी सरकार ने छोड़ दिया। ये ताकत है इस देश में विधायिका का। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में आप टीवी अखबार के खेल को समझिए। और सबसे बड़ी विडंबना है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो लोग धर्म की राजनीति में, उनको पता है कि SC ST OBC भी हिंदू है। धर्म के नाम पर अगर अखिलेश यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन ये लोग अगर बोल दे, कांग्रेस को बोल दे, तो उनका वोट खिसक जाएगा। लेकिन वो बात भी नहीं है। ये तमाम नेता नियम कानून को मानते हैं। इनका कहना है कि अगर एजेंसी, जांच एजेंसी सरकार कह रही है, सरकार की जांच एजेंसी जांच कर रही है, तो ठीक है, जांच छोड़े दीजिए, जांच एजेंसी कोर्ट में साबित करेगी। लेकिन सवाल तो यह है कि कोर्ट, जुडिशियरी सिस्टम पर भी जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि जो संविधान, जो संसद से कानून बन जाता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे रही है। तो डाइवर्सिटी वहां भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी लोग सवाल उठाते रहते हैं। जैसे ST एक्ट के खिलाफ फैसला आया था, संविधान ने उसको बदल दिया। तो संविधान बड़ी चीज है और संविधान में चेक एंड बैलेंस है। तो PFI एक नया मॉडल है। और सोचिए, PFI पर बैन की वजह से RSS की ज्यादा आलोचना हो रही है। RSS के बारे में लोग सवाल कर रहे हैं। RSS खुद 3 बार बैन हुई है। अगर किसी संगठन पर बैन लगाने से वो संगठन आतंकवादी हो जाए तो ये गलत है। ऐसे तो RSS पर 3 बार बैन लग चुका है, लेकिन RSS फिर आया, काम कर रहा है। PFI पर भी सरकारी एजेंसियों ने आरोप लगाया है, उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा और वहां से फिर ये चीजें। तो ये नया पॉलिटिकल स्टंट है। और तमाम SC ST OBC, जैसे ही SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से सवाल पूछे जाने लगा, सोचिए PFI पर बैन से आपका बेरोजगारी का हालत सुधर जाएगा, PFI पर बैन से आपको नौकरी मिलेगी, PFI पर बैन से GDP बढ़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है, एक राजनीतिक एजेंडा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव के समय ये सब चलता रहता है, लेकिन इसको चलते आप पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपाई सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। PFI से जुड़े दर्जनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हर जगह दबिश दी जा रही है। मीडिया, खासकर हिंदी अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस रूप में PFI के बारे में बातें लिख और दिखा रहा है, उस रूप में आम लोगों को भी यह लगने लगा है कि इस देश में 50 साल से जो भी दंगा फसाद हुआ, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं वही हो, जबकि इसका गठन 2006 में हुआ है। सरकार और हिंदू संगठन के साथ साथ हिंदू मना लोगों की बातें तो छोड़ ही दीजिए, कुछ इस्लामिक संगठन भी PFI की दिल खोलकर निंदा करने लगे हैं, जबकि अभी तक उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। गौर कीजिए, सरकारी आरोप है, कोर्ट तो मामला अभी पहुंचा भी नहीं है। सरकारी कार्रवाई पिछले 8 दिनों की है, जबकि मोदी की सरकार को बने हुए 8.5 साल से ज्यादा हो गए। हर चीज को हिंदू मुस्लिम बाइनरी में मत देखिए। जब तक कोर्ट किसी को दोषी न ठहराए तब तक उसे अपराधी नहीं समझा जाता है। आप सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई पर किसी को अपराधी समझने की भूल मत कीजिए, अन्यथा कल आपके खिलाफ पुलिस कोई मामला दर्ज कर देगी और पूरा समाज आपको अपराधी मानने लगेगा। हर मामले को धर्म के हिसाब से नहीं, भारत के कानून के हिसाब से देखिए, आपको भी सुविधा होगी, समाज को भी लाभ होगा। ये जितेंद्र कुमार ने पोस्ट लिखा है। तो आप बताइए कि PFI से क्या नौकरी मिलेगी आपको? क्या सब्जी के रेट कम हो जाएगी? क्या गैस सिलेंडर का रेट कम हो जाएगा? ये सरकार के लिए एक एजेंडा है जिस पर सरकार चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है PFI पर आरोप लगा है, सरकार के पास कुछ सबूत हो सकता है जांच हो जाए। इसी तरह से कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के गृह होम सेक्रेटरी, जो अब इसी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी RSS पर सवाल उठाए थे। साध्वी प्रज्ञा, जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जेल में डाला गया था। RSS पर बम विस्फोट के आरोप लगे हैं।
तो मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब राजनीतिक में अदले बदले की कार्रवाई होती है, लेकिन ये ज्यादातर सवर्ण पार्टियां ज्यादा करती है। कांग्रेस, बीजेपी, गैर सवर्ण पार्टियां, मायावती, अखिलेश यादव के पूरे रिजीम में, लालू यादव के रिजीम में, नीतीश कुमार के रिजीम में आप इस तरह की घटनाएं नहीं देखेंगे कि किसी इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया गया हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक कांग्रेस के राज में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता था, ज्यादातर मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इनके लिए सारा विपक्ष एक बराबर है। सोनिया हो, राहुल हो, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के तो हो ही, प्लस सवर्ण नेताओं को भी ये टारगेट कर रहे हैं, ममता को भी टारगेट कर रहे हैं। जो चुप है वो ठीक चल रहा है, जैसे नवीन पटनायक ठीक चल रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी चल रहे हैं, तो मैनेज का खेल चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी पर बैन लगने से सरकार को अधिकार है। यूट्यूब चैनल भी बैन किया जा सकता है, हम लोग कोर्ट जाएंगे। जैसे अब हम लोग को लगातार थ्रीट मिल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थ्रीट कर रहे हैं, वो बैन करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, समाज में लड़ेंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। और आप लोग को बता दूं, कमर कस लीजिए, जिस दिन चैनल बंद कर दिया गया, बंद हो गया, हम लोग सड़कों पर भी आएंगे और लीगल सिस्टम से भी लड़ेंगे। हमें इस देश की जनता पर भरोसा है, इस देश के कानून पर भरोसा है, इस देश के मीडिया जुडिशरी पर भरोसा है, और इस देश के संविधान पर भरोसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान की चक्की देर पीसती है लेकिन महीन पीसती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी पर आरोप लगने से उसको दोषी मत मान लीजिए, उसका जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। बनाना रिपब्लिक नहीं है ये। तो आरएसएस के बहाने राजनीति हो रही है, और जैसे ही बहुजन नेताओं से आरएसएस, पीएफआई पर सवाल पूछा जाता है, लेकिन सोचिए इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से बैकफुट पर है, और सबसे ज्यादा पीएफआई से ज्यादा आरएसएस के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मीडिया को लगा दिया गया है कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, और पीएफआई चूंकि मुसलमानों का संगठन है तो वो आतंकवादी संगठन है। एक बात तो इस देश की सच्चाई है कि अगर मुसलमान है तो आतंकवादी, दलितों का आंदोलन है, एससी एसटी एक्ट तो उग्रवादी है, उपद्रवी है, पिछड़ों का आंदोलन है तो गुंडे हैं, बदमाश हैं, और आदिवासियों का आंदोलन है तो वो नक्सलवादी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में मीडिया ने 3 ही आंदोलन का समर्थन किया है। एक अन्ना आंदोलन जो आरएसएस के मदद से था, कांग्रेस को हटाना था। एक मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन जो आरएसएस की मदद से था, कांग्रेस भी उसमें मददगार थी। अन्ना का आंदोलन का समर्थन किया और मंडल कमीशन के खिलाफ का आंदोलन समर्थन किया। और 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें आरएसएस खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ था, तो उस समय उसके साथ मीडिया थी। तो मीडिया जो है वो आरएसएस और बीजेपी के साथ है, ये लिख लीजिए, क्योंकि उन्हीं की मीडिया है। और उसके अलावा जितने भी मीडिया हैं उन सबको सरकार नकेल कस रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो। टीवी अखबार तो खैर है ही नहीं। कि पीएफआई पर आरोप लगा है, दोषी होने तक आप उसको दोषी नहीं कह सकते, आरोपी कह सकते हैं। और ये सरकार के पास अधिकार है कि वो बैन कर सकती है। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट से फैसला आएगा। जैसे आरएसएस 3 बार बैन हो चुका है, उसके बाद फिर से वो काम कर रहा है। तो सरकार के आरोपों को, एजेंसी के आरोपों को अंतिम सत्य मत मानिए, नहीं तो कल कोई आप पर केस कर देगा, आप दोषी हो गए। आरोप लगना अलग बात है, दोषी साबित होना अलग बात है। लेकिन कुछ मामलों में तो अजीब विडंबना है। लालू यादव को पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जा रहा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको दोषी भी साबित किया गया एजेंडे के तहत, ऐसा भी होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। मैं इसलिए कहता हूं इस देश में डाइवर्सिटी की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।